हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 14वां चैप्टर संध्या के बाद। ये एक कविता है जो कि लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। आज हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। कविता है, सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्र पर पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिम बिशलत कैचुल सा, लगता चितकबरा गंगाजल। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की कविता कहाँ से ली गई है, इसके रचयिता कौन है और इसमें क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कविता संध्या के बाद से ली गई है। इसके रचयिता छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने संध्या समय की प्रकृति के विविध रूप चित्रित किए हैं। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है, शाम के समय जब सूर्य छिपता है तो प्रकृति का स्वरूप कैसा होता है, उसके विविध स्वरूप यहाँ पे बताए हैं। कवि क्या कहते हैं, सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। तो कवि ने संध्या समय का चित्रण करते हुए कहा है कि सिमटा पंख सांझ की लाली। तो सांझ की जो लाली है वो अपने पंखों को समेटकर जा बैठी अब तरु शिखरों पर। कहाँ जाकर बैठ गई है, तरु शिखरों पर, पेड़ों के शिखर पर जाकर बैठ गई है। अर्थात जैसे पक्षी होते हैं वो शाम के समय अपने घोंसलों में आकर बैठ जाते हैं अपने पंखों को समेटकर, उसी प्रकार सांझ की जो लाली है वो अब वृक्षों की चोटियों पर दिखाई दे रही है। अर्थात संध्या की लाली अब पेड़ों की फुनगियों पर दिखाई दे रही है। सबसे ऊंची चोटियों पर जो पत्ते होते हैं उनके अग्रभाग पर ही दिखाई दे रही है। ताम्र पर पीपल से शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। पीपल के पत्तों से छनकर आने वाली जो किरणें हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे तांबे के पत्तों से क्या हो रहा है, स्वर्णिम निर्झर, सोने के शतमुख 100 झरने फूट पड़े हों। अर्थात जो पीपल के पत्ते हैं उन पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं वो तांबे के समान प्रतीत होते हैं। तांबे के पत्तों से लगने वाले पीपल के जो पत्ते हैं जब हिलते हैं और वहाँ से छन छन कर सूरज की किरणें जब आती हैं तो वो सोने के 100 झरनों के समान प्रतीत होती हैं। तो पीपल के पत्तों से छनकर आने वाली किरणें जो हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे तांबे के पत्तों से सोने के 100 झरने फूट पड़े हों। तक कवि ने क्या बताया है, कवि ने संध्या समय का चित्रण करते हुए, शाम के समय का चित्रण करते हुए कहा है कि अस्त होते हुए सूर्य की किरणें वृक्ष की चोटियों पर नृत्य करती हैं, वृक्ष की चोटियों पर ही दिखाई देती हैं। अर्थात संध्या की लाली अब पेड़ों की फुनगियों पर ही दिखाई दे रही है। पीपल के पत्तों से छनकर आने वाली किरणें ऐसी लगती हैं जैसे तांबे के पत्तों से सोने के 100 झरने फूट पड़े हों। या फिर हम कह सकते हैं इसका अर्थ कि जो सूरज की किरणें हैं जब जो झरने हैं उन पर पड़ती हैं तो वो सोने के समान प्रतीत होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि पीपल के पत्ते होते हैं तांबे के समान जो दिखाई देते हैं, वैसे ही जो झरने हैं वो सूरज की किरणें पड़ने से सोने के समान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि 100 सोने के 100 झरने फूट पड़े हों। आगे कवि कहता है, ज्योति स्तंभ सा धस सरता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। तो क्षितिज मतलब होता है जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, जहाँ पर दोनों मिलते हुए से प्रतीत होते हैं वो कहलाता है क्षितिज। तो सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, क्षितिज पर छिपता हुआ ओझल होता हुआ सूर्य जब नदी में प्रतिबिंबित होता है, मतलब उसकी परछाई जब नदी में पड़ती है, उसका जो प्रकाश है नदी में पड़ता है तो ऐसा लगता है ज्योति स्तंभ, प्रकाश का कोई खंबा सा उसमें धंसा हुआ हो, किसमें, सरता में, नदी में। तो क्षितिज पर छिपता सूर्य नदी में प्रतिबिंबित होता हुआ प्रकाश का खंबा सा जान पड़ता है, स्तंभ सा जान पड़ता है। बृहद जिम्ब बिशलत कैचुल सा, लगता चितकबरा गंगाजल। फिर कवि क्या कहते हैं, प्रकाश और छाया के संयोग से, मतलब गंगा की जो धारा है जब बहती है तो कहीं पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, कहीं पे नहीं पड़ता। तो जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ रोशनी होती है गंगा में, और जहाँ नहीं पड़ता वहाँ अंधेरा होता है। तो प्रकाश और छाया के संयोग से गंगा की जलधारा कैसी लगती है, सांप की चितकबरी कैंचुली के समान लगती है।
तो गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कोई विशालकाय अजगर, जिम्ब मतलब बकराकार, टेढ़ा मेढ़ा, कि अजगर टेढ़ा और विचलित थका हुआ सा क्या हो, लेटा हुआ हो। तो कवि ने संध्या समय का चित्रण करते हुए कहा है कि अस्त होते हुए सूर्य की किरणें वृक्ष की चोटियों पर नृत्य करती हैं, अर्थात संध्या की लाली अब पेड़ों की फुनगियों पर ही दिखाई दे रही है। और पीपल के जो पत्ते हैं उनसे छनकर आने वाली जो किरणें हैं ऐसी लगती हैं जैसे तांबे के पत्तों से, मतलब जब रोशनी पड़ती है पीपल के पत्तों पर तो वो तांबे के समान चमकते हैं। और जब हवा चलती है तो वहाँ से छन छन कर क्या होता है, सूरज की किरणें आती हैं, तो तांबे के पत्तों से सोने के 100 झरने फूट पड़े हों। तो सूरज की जो किरणें हैं वो सोने के समान चमकती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है 100 झरने वहाँ से निकल रहे हों। क्षितिज पर छिपता हुआ सूर्य नदी में जब प्रतिबिंबित होता है तो प्रकाश स्तंभ सा, प्रकाश के खंभे सा जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि नदी में प्रकाश का खंभा धंसा हुआ हो। प्रकाश और छाया के संयोग से गंगा की जलधारा जो है वो सांप की चितकबरी कैंचली के समान लगती है। गंगा की जलधारा ऐसा लगता है कि गंगा के जल को यहाँ पर कवि ने चितकबरा बताते हुए कहा है कि ऐसा लगता है मानो कोई विशालकाय अजगर हो जो कि बकराकार अवस्था में थका हुआ सा लेटा हो। इसमें हम लिखेंगे प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, मानवीकरण और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे संध्या को यहाँ पर एक चिड़िया के समान माना गया है, सांझ रूपी चिड़िया कहा गया है। तत्सम शब्दों की अधिकता है, तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज, मधुर और बोधगम्य है। आगे कवि कहते हैं, धूप छाँव के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जल से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधे समुज्जल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल जो गति द्रव खो बन गया लबोपल। पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कविता संध्या के बाद से ली गई हैं या उद्धृत हैं। इस कविता के रचयिता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अस्त होते हुए सूरज की स्वर्णिम किरणों से निरंतर रंग बदलती प्रकृति का चित्रण किया है, वर्णन किया है। तो अस्त होता हुआ जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी जो स्वर्णिम किरणें होती हैं उससे प्रकृति में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो कभी यहाँ पे क्या कहते हैं, धूप छाँव के रंग की रेती। कभी कहते हैं कि नदी की रेत धूप छाँव के रंग की, रेती मीन्स रेत, धूप छाँव के रंग की अर्थात श्याम और सफ़ेद लग रही है। अनिल उर्पियों से सर्पांकित, इस रेती पर हवा चलने से, हवा की जो लहरें चल रही हैं उसके कारण क्या हुआ है, सर्पांकित, सर्प की आकृति जैसे चिन्ह अंकित हो गए हैं। तो इस रेती पर हवा चलने के कारण, हवा की लहरों के कारण सर्प की आकृति जैसे चिन्ह अंकित हो गए हैं। तो धूप छाँव के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, धूप छाँव के रंग की रेती, रेत जो है वो धूप छाँव के रंग की अर्थात श्याम और सफ़ेद लग रही है। इस रेती पर हवा चलने के कारण सर्प की आकृति जैसे चिन्ह अंकित हो गए हैं। तो कहीं पर धूप है, कहीं पे छाँव है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सर्प की आकृति हो। नील लहरियों में लोड़ित पीला जल रजत जलद से बिंबित, नील लहरियों में लोढ़ित, तो नदी के जल में क्या है, नदी के नीले जल में छोटी छोटी क्या हो रही है, लहरें उठ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन लहरों से नदी का जल लोढ़ित मीन्स मथा जा रहा हो। पीला जल रजत जलद से बिंबित, जो पीला जल है मतलब आकाश में सूरज है, सूरज की जब किरणें पड़ती हैं जल पर तो वो पीले रंग का सोने के समान चमकता है। लेकिन अब आकाश में क्या है, बादल भी छा गए हैं, तो ऊपर आकाश में स्थित सफ़ेद बादलों की छाया के कारण नदी का जल अब सोने के समान नहीं दिखाई दे रहा, सोने जैसे रंग का नहीं दिखाई दे रहा, उसमें कुछ क्या है, सफ़ेद रंग मिल गया है। पीला जल जो है रजत जलद से, जो आकाश में सफ़ेद बादल हैं उसकी छाया उस पर पड़ रही है, तो वो पीला जल जो है अब बादलों की छाया से पीला नहीं बल्कि कुछ सफ़ेद सा भी दिखाई दे रहा है।
तो ऊपर आकाश में स्थित सफ़ेद बादलों की छाया के कारण नदी का जल अब सोने जैसे रंग का नहीं रहा, उसमें कुछ सफ़ेद रंग मिल गया है। सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधे समुज्जल। सिकता रेत, सलिल पानी, समीर हवा। तो रेत, पानी और हवा सदा से ही स्नेह पाश में स्नेह के बंधन में बंधे रहते हैं। यह सभी एक समान उज्ज्वलता लिए हुए हैं। फिर कभी आगे कहते हैं अनिल पिघलकर सलिल, सलिल जो गति द्रव खो बन गया लबोपल। तो जो हवा है वो जल का रूप धारण कर लेती है और जब जल अपनी गति खो देता है, सलिल जो गति द्रव खो बन गया लबोपल। और जो जल है वो अपनी गति को खो देता है तो क्या बन जाता है, लबोपल मीन्स हिमखंड बन जाता है। अर्थात सर्दी बढ़ने के साथ साथ जल की गति जो है वो कम होने लगती है और तापमान जब शून्य से भी काफ़ी नीचे चला जाता है तो पानी बहना बंद हो जाता है और वो पानी हिमखंड में बदल जाता है। तो यहाँ तक कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि नदी की रेत धूप छाँव के रंग की अर्थात श्याम और सफ़ेद लग रही है। इस रेती पर हवा चलने के कारण सर्प की आकृति जैसे चिन्ह अंकित हो गए हैं। अर्थात हवा चलने से नदी की रेत पर जो निशान पड़े हैं वो सांप की तरह टेढ़े मेढ़े हैं। नदी के नीले जल में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। उन लहरों से नदी का जल ऐसा लग रहा है मानो मथा जा रहा हो, कोई मथ रहा हो जल को। ऊपर आकाश में स्थित सफ़ेद बादलों की छाया के कारण नदी का जल अब सोने जैसे रंग का नहीं रहा, उसमें कुछ सफ़ेद रंग मिल गया है। रेत, पानी और हवा सदा से ही स्नेह के बंधन में बंधे रहते हैं। ये सभी एक समान उज्ज्वलता लिए हुए हैं। अनिल पिघलकर सलिल, जो अनिल है वो हवा है, जो हवा है वो पिघलकर क्या हो गई है, ऐसा लग रहा है वो पानी बन गई हो। और जो सलिल है, जो पानी है, उसने अपनी गति को खो दिया है और वो क्या बन गया है, हिमखंड बन गया है। हवा जल का रूप धारण कर लेती है और जब जल अपनी गति को खो देते हैं तो हिमखंड बन जाता है। मतलब जो हवा है वो मंद मंद गति से बह रही है तो ऐसा लग रहा है कि हवा ने जल का रूप धारण कर लिया हो और जब जल अपनी गति को खो देता है तो वो हिमखंड बन जाता है। नदी बढ़ने के साथ साथ जल की गति कम होने लगती है और तापमान जब शून्य से भी नीचे चला जाता है तो पानी बहना बंद हो जाता है और वो पानी हिमखंड मतलब बर्फ़ में बदल जाता है। विशेष में हम क्या लिखेंगे, इसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है। अस्त होते सूर्य के कारण लगातार परिवर्तित होती प्रकृति के रंगों का यहाँ वर्णन किया गया है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है जैसे अनिल, उर्मियों, रजत, जलद, सिकता, सलिल, समीर, स्नेह, द्रव आदि। सिकता, सलिल, समीर सदासे में क्या है, अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सुबोध है एवं प्रभामयी है। आगे कभी कहते हैं शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा जलित कलश नभ में उठकर करता निराजन। तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोधन। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पुस्तक का नाम क्या है, अंतरा। अंतरा में संकलित सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने संध्या के समय, शाम के समय में होने वाले भक्ति गीतों की प्रतिध्वनि से गुंजित वातावरण का वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि शाम जब होती है तो किस तरह से मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं और किस तरह से जो वृद्धाएं हैं, विधवाएं हैं, वो जप ध्यान में मग्न हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो कभी क्या कहते हैं, शंख घंट बजते मंदिर में। तो कभी पंत जी कहते हैं कि संध्या के समय क्या होता है, मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, शंख बजने लगते हैं, मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है। लहरों में होता लय कंपन, तो वहाँ घंटे और जो शंख बजते हैं इससे नदी की लहरों में कंपन होने लगता है। दीप शिखा सा जलित कलश नभ में उठकर करता निराजन। तो मंदिर का जो कलश है वो सूर्य की लालिमा के प्रभाव से क्या होता है, दीपक की लौ की भांति आकाश में ऊपर उठकर आरती करता सा जान पड़ता है। ऐसा लगता है जो कलश है
वो दीप शिखा बन गया, और दीपक की लौ की भांति वो प्रतीत होता है, और ऐसा लगता है आकाश में ऊपर उठकर निराजन मतलब परमात्मा की भक्ति कर रहा हो, परमात्मा की आरती कर रहा हो। तो मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की लौ की भांति, दीप शिखा मतलब दीपक, शिखा मीन्स लौ, दीपक की लौ की भांति जलता हुआ जो कलश है वो ऐसा लगता है, जो कलश है वो सूर्य की लालिमा से जलता हुआ प्रतीत होता है दीप शिखा की भांति, और आकाश में ऊपर उठकर आरती करता हुआ सा, परमात्मा का नाम लेता हुआ सा जान पड़ता है। तट पर बगलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मग्न, और नदी के किनारे मतलब तट पर नदी के किनारे जो वृद्धाएं हैं, बूढ़ी स्त्रियां हैं, विधवाएं हैं, वो स्त्रियां कैसी लगती हैं? बगलों के समान प्रतीत होती हैं। तो वो क्या कर रही हैं? जब ध्यान में मग्न, वो जप और तप में मग्न रहती हैं। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदन, तो उनके दिल में क्या है? दुख है, उनका हृदय जो है रोदन रोता है, उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धारा के जो धीमी धारा है उसमें बह जाती है। जिनका अदृश्य गति अंतरोदन मंथर धारा में बहता, तो उनके दिल में दुख तो है, उनका हृदय रोता रहता है, उनके मन की जो तकलीफ़ है, दुख दर्द है, वो नदी की जो धीमी धीमी धारा है उसमें बह जाता है। मतलब कहने का अर्थ है उनके हृदय का जो दुख है वो बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन वो अंदर से काफ़ी दुखी हैं। और जो विधवाएं हैं, जो वृद्धाएं हैं, वो नदी के किनारे क्या कर रही हैं? बगलों के समान जब ध्यान में मग्न है, जैसे बगले होते हैं वो नदी की धारा को एकाग्र होकर देखते रहते हैं, उसी तरह जो विधवाएं हैं, बूढ़ी स्त्रियां हैं, वो बगलों के समान प्रतीत हो रही हैं। वो जप और ध्यान में मग्न रहती हैं, उनके दिल में दुख तो है, उनके अंतर में मतलब उनके हृदय में दुख है, वो अंदर से रो रही हैं, लेकिन जो दुख है वो बाहर से दिखाई अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता, जो कि मंथर धारा में बहता मतलब जो धीमी धीमी धारा है नदी की, उसमें जो उनका दुख है वो बह रहा है, बह जाता है। उनके हृदय का दुख बाहर से नहीं दिखाई देता, नदी की धारा में उनकी ना दिखने वाली जो अंतर पीड़ा है जैसे धीरे धीरे बह रही है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि संध्या के समय मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है, वहाँ शंख और घंटे बजने लगते हैं, और जो मंदिर का कलश है वो भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से क्या होता है? दीपक की लौ की भांति, मतलब ऐसा लगता है कि दीपक है, उसकी जो लौ है वो जल रही है, उसकी तरह प्रतीत होता है। ऐसा लगता है वो आकाश में ऊपर उठकर आरती कर रहा हो। और नदी के किनारे जो वृद्धाएं हैं, बूढ़ी स्त्रियां हैं, वो बगलों के समान प्रतीत होती हैं। वो जप और तप में मग्न हैं, उनके दिल में दुख तो है और उनका हृदय रोता है, लेकिन उनके मन की जो पीड़ा है वो बाहर से दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे कि उनके मन की जो पीड़ा है, उनके मन का जो दुख दर्द है वो नदी की धीमी धीमी धारा में बह गया हो। तो नदी की धारा में उनकी ना दिखने वाली अंतर पीड़ा जैसे धीरे धीरे बह रही है। की साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? संध्या समय मंदिर में बजने वाले शंख और घंटियों की प्रतिध्वनि से क्या हुआ? वातावरण जो है वो भक्तिपूर्ण हो गया है, और जो वृद्ध महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, उनकी जो स्थिति है, उनका जो दुख दर्द है वो यहाँ पर वर्णित किया गया है। दीप शिखासा और बगलासी में क्या है? उपमा अलंकार है। जहाँ पर सी सा इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है दीप शिखासा या बगुलासी वृद्धाएं, तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। तो सब में आप ये तो लिखेंगे ही कि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। आगे है दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर चूर सी उड़ती गौरज किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं और कविता का नाम है संध्या के बाद। तो यहाँ पर कवि ने आकाश में जो सोन पक्षी उड़ रहे हैं उनका और गौधुली का मनोहारी चित्रण किया है।
तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह ग्राम्या में संकलित कविता संध्या के बाद से लिया गया है। कवि ने यहाँ पर आकाश में उड़ रहे सोन पक्षियों की पंक्ति एवं गोधूलि का मनोहारी चित्रण किया है। गोधूलि मतलब जो गाय होती है उनके पैर से जब वो चलती हैं तो उनके पैर से जो धूल उड़ती है उसको कहते हैं गोधूलि। हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति से चित्रित सोन खगों की भांति। तो कवि कहते हैं कि आकाश में क्या हुआ है? तमस माने अंधकार। तो आकाश में हल्का हल्का सा अंधकार छाने लगा है। तो आकाश में जो अंधकार छा गया है तो आकाश में जो उड़ते हुए सोन पक्षी हैं, सोन खगों की भांति, सोन पक्षियों की पंक्तियाँ ऐसी लगती हैं जैसे ये पक्षियों की पंक्ति ना होकर क्या हो, तमस रेखाएं, अंधकार की रेखाएं हैं। तो दूर आकाश में उड़ते हुए सोन पक्षियों की पंक्तियां ऐसी लगती हैं जैसे ये पक्षियों की पंक्ति ना होकर अंधकार की रेखाएं हैं। आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। तो उड़ते समय जो पक्षी हैं वो क्या करते हैं? चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, शोर मचाते हैं। तो उनके कलरव से क्या होता है? आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसा लगता है मानो आकाश ही कुछ बोल रहा हो। शांत जो आकाश है, नीरव नभ है, जो शांत आकाश है वो मुखरित हो रहा हो, कुछ बोल रहा हो। स्वर चूर सी उड़ती गौरज किरणों की बादल सी जलकर। और जो शाम के समय जो ग्वाले होते हैं अपनी गायों को चरा कर लाते हैं तो उनके जब वो घर लौट रहे होते हैं तो जो गाय होती हैं उनके खुरों से उड़ने वाली सुनहरे रंग की जो गौरज होती है, गौ की धूल होती है, धूल जो होती है पैरों से निकलने वाली जो धूल होती है गायों के, वो स्वर चूर सी मतलब सोने के चूरे सी दिखाई देती है, सोने के चूर की तरह लग रही है। तो मानो आकाश ही कुछ बोल रहा हो। जो पक्षी होते हैं वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश ही कुछ बोल रहा हो। संध्या के बाद ग्वाले जो होते हैं अपनी गायों को लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं तो गायों के खुरों से उड़ने वाली गौरज जो होती है, गायों के खुरों से उड़ने वाली जो रज होती है, जो धूल होती है, जो कि सुनहरे रंग की है, वो सूरज के प्रकाश से वो सुनहरी हो गई है। तो वो ऐसा लगता है जैसे कि सोने का चूर हो, स्वर चूर हो। ये कवि कहते हैं किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। तो ऐसा लगता है जैसे आकाश में धूल के सुनहरे बादल छा गए हों। तो जो धूल होती है उस पर सूरज की जो किरणें हैं, शाम की जो लाली है जब पड़ती है, अंधकार जब धीमे धीमे होने लगता है तो सूरज जब डूबता है तो उसकी जो धूल होती है, गायों के खुरों से निकलने वाली जो धूल होती है उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि धूल के सुनहरे बादल छा गए हों। सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। तो सोन पक्षियों के पंखों की ध्वनि और कंठों का स्वर ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में सनसनाता हुआ तीर जा रहा हो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आकाश में हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी जो हैं, सोन पक्षी, उनकी पंक्तियाँ ऐसी लगती हैं जैसे ये पक्षियों की पंक्तियाँ नहीं हैं बल्कि अंधकार की रेखाएं हैं। और उड़ते समय वे कलरव कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो उनके कलरव से क्या होता है? आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसा लगता है मानो आकाश ही कुछ बोल रहा हो। संध्या के बाद ग्वाले अपनी गायों को लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं तो गायों के खुरों से उड़ने वाली सुनहरे रंग की धूल जो है वो स्वर चूर की तरह लग रही है। उस धूल के आकाश में छाने से ऐसा लगता है जैसे आकाश में धूल के सुनहरे बादल छा गए हों। सोन पक्षियों के पंखों की ध्वनि और कंठों का स्वर ऐसा लगता है जैसे आकाश में सनसनाता हुआ तीर जा रहा हो। देखते हैं कि इसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। विशेष में हम लिखेंगे संध्याकालीन ग्रामीण परिवेश का चित्रांकन किया गया है। उपमा अलंकार यहाँ पर दर्शनीय है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। आगे कवि कहते हैं लौटे खग गाये घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत दग्धर, छिपे ग्रहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर, लौट पैठ से व्यापारी भी जाते घर, उस पाव नाव पर ऊँटों घोड़ों के संग बैठे, खाली वोरों पर हुक्का भर।
तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने संध्याकालीन वातावरण में घर लौटते पक्षियों, गायों, किसानों और व्यापारियों का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। लौटे खग गाय घर लौटी। तो कवि बता रहे हैं कि शाम का समय हो गया है, तो संध्या के समय में जो पक्षी हैं, गाय हैं, वो अपने घरों को लौट रही हैं। लौटे कृषक श्रांत शिलत डगधर। और जो किसान हैं वो भी सारा दिन परिश्रम करके हारे थके कदमों से घर लौट रहे हैं। छिपे घरों में मिलान चराचर। और अंधेरे में घरों में सजीव और निर्जीव सभी कुछ एकाकार हो गया है। कुछ भी पता नहीं चल रहा कौन कहाँ है। और छाया भी हो गई अगोचर, और जो अंधकार है वो भी, अंधकार के कारण जो छाया है वो भी दिखाई नहीं देती। तो अंधेरे में जो घर हैं उनमें सजीव और निर्जीव सभी कुछ एकाकार हो गया है। कुछ भी नहीं पता चल रहा कौन कहाँ है। अंधकार की वजह से छाया भी दिखाई नहीं देती अब तो। लौट पैंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। तो गांव के बाज़ार से, पैंट मतलब बाज़ार से, जो व्यापारी हैं वो भी अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? उस पार नाव पर, नाव से पार होकर नाव पर बैठकर जा रहे हैं। तो गांव के बाज़ार से व्यापारी भी अपने अपने घर नावों पर बैठकर लौट रहे हैं। ऊँटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। और जो लोग खाना बदोश हैं, जिनका घर नहीं है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वो ऊँट और घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर क्या कर रहे हैं? हुक्का भर हुक्का पी रहे हैं। तो कभी यहाँ पे क्या बताते हैं कि शाम का समय हो गया है। शाम के समय में, संध्या के समय में पक्षी और जो गायें हैं वो अपने घरों को लौट रही हैं। किसान भी सारा दिन परिश्रम करके हारे थके कदमों से घर लौट रहे हैं। और अंधेरे में उनके घरों में सजीव और निर्जीव सब कुछ एकाकार हो गया है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अंधकार के कारण अब तो छाया भी दिखाई नहीं देती है। गांव के बाज़ार से जो व्यापारी हैं वो भी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। कैसे लौट रहे हैं? नावों पर बैठकर। और जो खाना बदोश हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वो ऊँट और घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर क्या कर रहे हैं? हुक्का भर हुक्का पी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि विशेष में क्या लिखेंगे। संध्याकालीन वातावरण में घर लौटते पक्षियों, गायों, किसानों और व्यापारियों का यहाँ पर सजीव चित्रांकन किया गया है। चित्रात्मक शैली है। तद्भव और आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। और तुकांत का प्रयोग है। एंड में क्या है? तुकबंदी है। भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य है। तो संध्याकालीन वातावरण में घर लौटते पक्षियों, गायों, किसानों और व्यापारियों का यहाँ पर सजीव चित्रांकन किया गया है। ऐसा चित्रांकन किया गया है कि हमें लग रहा है कि वास्तव में सब कुछ हमारे आँखों के सामने घटित हो रहा है। चित्रात्मक शैली है। तद्भव और आंचलिक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तुकांत का प्रयोग है। और भाषा सरल, सहज एवं बोधगम्य है। आगे कवि कहते हैं, जाड़ों की सूनी द्विआभा में झूल रही निशी छाया गहरी। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत भाग गृह तरु तट लहरी। बिरहा गाते गाड़े वाले भूख भूख कर लड़ते कुकर। हुआ करते स्यार देते विश्व निशी बेला को स्वर। तो पहले हम देखते हैं इसका प्रसंग और संदर्भ क्या होगा। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कविता संध्या के बाद से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने जाड़ों की सुनसान रात के वातावरण को चित्रित किया है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जाड़ों के समय में सुनसान जो रातें होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। कवि कहते हैं, जाड़ों की सूनी द्विआभा में झूल रही निशी छाया गहरी। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सर्दियों की रात है, जाड़ों की रात है। चारों तरफ क्या है? सुनसान है, सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। तो संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया जो है वो गहराती जा रही है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी। इस अंधकार में सभी कुछ क्या हो रहा है? डूबता जा रहा है। उनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। इसका प्रभाव किस पे हो रहा है? खेतों पर, बागों में और घरों पर,
तटों पर, किनारों पर तथा लहरों पर भी दिखाई दे रहा है। बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूक भूक कर लड़ते कुकर। तो जो अंधकार में क्या है, जो कवि कहते हैं कि रात के इस वातावरण में जो गाड़ी वाहन है, गाड़ी चला रहे हैं, वो विरह के गीत गाते हुए जा रहे हैं। और जो कुत्ते हैं रास्ते में, वो भी भौं भौंक कर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुआ करके करते स्यार देते विश्व निशि बेला को स्वर। और रात की जो बेला है, रात का जो समय है, उसमें जो स्यार हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हुआ की आवाज़ निकाल रहे हैं। वो भी रात को स्वर दे रहे हैं, मतलब गीदड़ों की हुआ की आवाज़ें जो हैं वो भयानक रात का संकेत दे रही हैं। विश्व निशि बेला को स्वर, विश्व में भयानक रात का संकेत दे रही हैं। अर्थात कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें और गीदड़ों की हुआ की आवाज़ें वातावरण को और अधिक भयावह बना रही हैं। तो हुआ करते स्यार देते विश्व निशि बेला को स्वर। तो हुआ की आवाज़ निकालते हुए जो स्यार हैं वो रात की इस बेला को क्या कर रहे हैं, भयानक स्वर प्रदान कर रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पे क्या कहा है, कवि पंत वर्णन करते हैं कि सर्दियों की रात है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया जो है वो गहराती जा रही है, चारों तरफ अंधकार छाता जा रहा है। इस अंधकार में सभी कुछ डूबता जा रहा है, उनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। इसका प्रभाव खेत, घर, बाग बगीचों, पेड़ किनारे तथा लहरों पर भी दिखाई दे रहा है। मतलब सभी कुछ अंधकार में डूबता जा रहा है। ये सभी अंधकार में डूबते जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि रात के इस वातावरण में जो गाड़ी वाहन हैं वो विरह के गीत गा रहे हैं। रास्ते में कुत्ते भी भौंक भौंक कर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात की इस बेला में सियार हुआ की आवाज़ निकाल रहे हैं। गीदड़ों की हुआ की आवाज़ें भयानक रात का संकेत दे रही हैं। अर्थात कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें और गीदड़ों की हुआ की आवाज़ें वातावरण को और अधिक भयानक बना रही हैं, भयावह बना रही हैं। तो जो कुत्ते हैं, सियार हैं, हुआ की आवाज़ें निकाल कर इस भयानक रात को एक स्वर प्रदान कर रहे हैं। और जो अंधकार है, जो इस तरह की रात है, वो और भी अधिक भयावह लग रही है। इस तरह का जो वातावरण है वो और भी अधिक भयानक लग रहा है। विशेष में हम लिखेंगे जाड़ों की सुनसान रातों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। भूख भूख कर और हुआ में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भूख भूख कर मतलब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, एक ही शब्द बार बार आया है। तो भूख भूख कर हुआ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तद्भव और आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग है। वर्णनात्मक शैली है, भाषा में गांभीर्य है। आगे कवि कहते हैं, माली की मरई से उठ नभ के नीचे नभसी धूमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने संध्याकालीन वातावरण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। कवि यहाँ पे क्या कहते हैं, माली की मरई से उठ नभ के नीचे नभसी धूमाली। तो जो माली होते हैं वो अपने बगीचे के पास में ही क्या करते हैं, अपना कच्चा सा घर बना लेते हैं, मिट्टी का या झोंपड़ी डाल लेते हैं। तो उनके घर में से क्या होता है, शाम के समय धुआं निकलता है। वो खाना वगैरह जब बनाते हैं या हाथ तापते हैं। तो कभी कहते हैं कि शाम होते ही गांव के माली के कच्चे घर से आकाश के नीचे क्या होता है, धुआं सा उठने लगता है। जब वो कुछ जलाते हैं तो जो धुआं होता है उनके झोंपड़ी में से, उनके कच्चे घर में से निकलकर बाहर के साइड में आता है। तो जो ये धुंध होती है वो कैसी लगती है, नभ के नीचे नभसी धूमाली, जैसे माली की झोंपड़ी में से निकलकर धुआं आसमान के नीचे आसमान की भांति छा गया हो। तो ये जो धुआं है वो पूरी जो बाहर की साइड होती है उसमें ऐसे छा जाता है जैसे कि एक आकाश और बन गया हो, एक आसमान और बन गया हो। तो आसमान के नीचे एक आसमान और दिखाई देता है।
तो कभी कहते हैं कि शाम होते ही गांव के माली के कच्चे घर से आकाश के नीचे धुआंसा उठने लगता है। धुंध ऐसी लगती है जैसे माली की झोंपड़ी में से निकलकर धुआं आसमान के नीचे आसमान की भांति छा गया है। मंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। तो शायद घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई जा रही है, तो ये धुएं की लकीर जो है वो हवा में ऐसी तैरती जान पड़ती है जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हो। आगे कभी कहते हैं, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। तो इसी समय क्या होता है, हल्का सा अंधेरा छा गया है, तो गांव या कस्बे के जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों में बत्ती जला देते हैं। यह बत्ती जो है मौन मंद हवा में हिम की ऊँघ रही लंबी अंधियारी। तो ये जो बत्ती है इसकी रोशनी बहुत कम है, इसकी आभा ऐसी मंद पड़ जाती है, इसका प्रकाश काफ़ी कम है, तो ये ऐसा लगता है कि रात के अंधेरे में मानो हिम का जो प्रसार है वो ऊँघ रहा हो। मतलब जो ठंड है, सुनसान रास्ते हैं, सुनसान और हल्की रोशनी में जैसे धुंध और अंधेरा क्या कर रहा हो, ऊँघ रहा हो। अर्थात सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात बहुत लंबी मालूम पड़ती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि जाड़े की जो लंबी रातें हैं वो भी ऊँघ रही हो, जमाइयाँ ले रही हो। तो कभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि शाम होते ही गांव के माली के कच्चे घर से आकाश के नीचे धुआंसा उठने लगता है। तो धुंध ऐसी लगती है जैसे माली की झोंपड़ी में से निकलकर धुआं आसमान के नीचे आसमान की भांति छा गया हो। तो शायद घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई जा रही है, तो ये धुंध की लकीर हवा में ऐसे तैरती है जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हो। इसी समय गांव या कस्बे के दुकानदार जो होते हैं रोशनी के लिए बत्ती जला देते हैं, लेकिन जो ये बत्ती जलती है इसकी आभा बहुत कम होती है, इसका प्रकाश बहुत कम होता है, तो रात के अंधेरे में मानो हिम का प्रसार ऊँघ रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। सुनसान और हल्की रोशनी में जैसे धुंध और अंधियारा ऊँघ रहा हो, अर्थात सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी जो रातें हैं बहुत लंबी मालूम पड़ती हैं। हम देखते हैं कि इसके विशेष में क्या लिखेंगे। हल्की धुंध का वर्णन किया गया है, कस्बे के व्यापारियों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, उपमा और मानविक अलंकार है, तुकांत का प्रयोग किया गया है, देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब जो बोलचाल की भाषा के शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं सार गर्भित है। आगे कभी कहते हैं, धुआं अधिक देती है टिन की डिबरी, कम करती उजियाला, मन से कर अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। तो यहाँ पे कभी क्या कहते हैं, पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित संध्या के बाद नामक कविता से लिया गया है, अवतरित है। इस कविता के रचयिता छायावादी महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने व्यापारियों के झूठे सपनों का वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं, धुआं अधिक देती है टिन की डिबरी, कम करती उजियाला। तो कस्बे के व्यापारियों ने जो दुकानों में टिन की डिबरी मतलब दिया जलाया है उससे अपना जो कारोबार शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो टिन की डिबरी है वो धुआं अधिक देती है, रोशनी कम देती है। टिन की डिबरी मतलब एक टिन की डिब्बी होती है, उसके अंदर हम मिट्टी का तेल डालते हैं, उसमें एक बत्ती होती है, उसमें हम आग लगा देते हैं, वो जलने लगती है दिए की तरह। तो ये जो डिबरी होती है वो धुआं अधिक देती है लेकिन उजियाला यानी कि रोशनी कम देती है। तो कस्बे के व्यापारी अपनी दुकानों में टिन की डिबरी जलाकर अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। यह दिया धुआं अधिक देता है और रोशनी कम देता है। मन से कर अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। उसी प्रकार मन के अंतर्द्वंद के कारण उनके जीवन में जो दुख दर्द है उनका धुआं उनकी आँखों में भर जाता है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने। तो ये जो बस्ती है छोटी सी बस्ती है, इसमें 2-4 ही घर हैं। तो ये व्यापारी लेन देन को लेकर झूठे सपने बुनते रहते हैं। मतलब जो ये व्यापारी हैं वो यही सोचते हैं कि एक दिन हम बहुत ऊंचे बन जाएंगे, हमारे पास बहुत रुपया पैसा होगा, लेकिन उनको नहीं पता कि ये 2-4 लोगों की लेन देन से
ये जो 2-4 घर हैं, इन लोगों के ही लेने देने से ये लोग ऊँचे नहीं उठ जाएंगे। तो ये जो व्यापारी हैं वो झूठे सपने बुनने लगते हैं। उनको लगता है कि वो भी एक दिन अमीर बन जाएंगे, अर्थात इस बस्ती के गरीब लोगों को लेन देन में फंसाकर वो अमीर बनना चाहते हैं। तो दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। तो इस दिए की रोशनी में सुख दुख सदा इनके जीवन में मंडराते रहते हैं। दीपक के मंडल में मिलकर जो ये प्रकाश है, उनको लगता है उनके जीवन में भी कभी ना कभी इस तरह का प्रकाश फैलेगा। तो उनके जीवन में दिए की रोशनी में सदा सुख दुख इनके जीवन में मंडराते रहते हैं। तो कस्बे के व्यापारी जो हैं वो अपनी दुकानों में टिन की डिबरी मतलब दिया जलाकर अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। शाम के समय क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। ये लोग अपने कस्बे के जो व्यापारी हैं अपनी दुकानों में दिया जलाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। या हल्की सुबह होती है, जब सुबह होती है तब भी अंधेरा सा होता है, तब भी ये लोग दुकानों में दिया जलाकर बैठ जाते हैं। ये दिया जो होता है वो धुआं अधिक देता है लेकिन रोशनी कम देता है। उसी प्रकार मन के अंतर्द्वंद के कारण इनके जीवन में दुख और पीड़ा का जो धुआं होता है वो उनकी आंखों में भर जाता है। मतलब इनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है कि पता नहीं उनका कारोबार कैसा चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो है नहीं इस बस्ती में, 2-4 लोग हैं, उन्हीं के साथ ही उनको कारोबार अपना करना है, वही लोग लेते हैं सामान। तो उनको लगता है पता नहीं उनके जीवन में जो दुख दर्द है वो कब ख़त्म होगा। तो इस चीज़ की जो पीड़ा है उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। तो इस छोटी बस्ती में जिसमें 2-4 ही घर हैं, ये व्यापारी लेन देन को लेकर झूठे सपने बुनने लगते हैं, अर्थात इस बस्ती के गरीब लोगों को लेन देन में फंसाकर वो अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, 2-4 लोगों के साथ व्यापार करने से कोई अमीर नहीं बन जाता, परंतु इस दिए की रोशनी में सुख दुख सदा इनके जीवन में मंडराते रहते हैं। देश में हम लिखेंगे बस्ती के व्यापारियों के झूठे सपनों का यथार्थवादी वर्णन किया गया है। प्रतीकात्मकता है, तुकांत का प्रयोग है, डिबरी और थोते आंचलिक शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक है। भाषा सरल, सहज और प्रसंग अनुकूल है। तो यहाँ तक हमने करवा दिया है, इसके आगे हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल से एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।